Sir, जो first thing we have to understand, first thing that we have to make sure is that कि जब कभी भी हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हाइलाइटर का यूज करेंगे। यस, साथ साथ में कुछ चीजें स्क्रैप वगैरह के अंदर कहीं पे लिखते जाएंगे तो आपको भी एक साइड में कुछ स्क्रैप जैसा पेपर जैसा कुछ साइड में रखना है तो रख सकते हो, टू नोट इट डाउन एंड टू मेक अ ड्रॉइंग ऑफ इट। यस, सेकेंड चीज अपने को ध्यान में रखना है वो ये है कि हमारा पहला पर्पस सर क्या है, सम को खत्म करना। इन द एग्जामिनेशंस यू शुड सेट योर प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू कंप्लीट द सम, सेकंड प्रायोरिटी टू मेक इट डिसेंट। प्रेजेंटेशन वाइज उसको अच्छा दिखाना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही हाईफाई टेबल बनाते हैं वर्किंग नोट का, बट जो मेन आंसर है उसका तो आपने हाईफाई टेबल ना बनाया तो ऐसा नहीं चलेगा। वर्किंग नोट का प्रेजेंटेशन थोड़ा कम अच्छा होगा तो चलेगा, बट मेन प्रोफर्मा का तो प्रेजेंटेशन डिसेंट एंड इजीली रीडेबल होना ही चाहिए, याद रखना। क्लियर? यस, डन। Let's see what kind of sums do we have. So as you can see on the index, कैसे होता है इसमें? Yes, इनकम टैक्स बेसिक्स एंड द एम्प्लॉयमेंट इनकम सम, इसमें से एक आध दो सम करने के ट्राई करेंगे। डन। Again, this is the practice session where spoon feeding is not acceptable. नहीं करेंगे। डन। एक सम मैं करवाऊंगा, दिखाऊंगा, एक सम आपको, ठीक है? लाइव एग्जीक्यूशन करते जाएंगे साथ साथ में। यस, चलिए जरा ओपन करते, पेज नंबर 38 पे है, तो लेट्स स्क्रॉल इट डाउन। देखते हैं क्या करा जा सकता है, कौन सा वाला सम करा जा सकता है। लेट्स ओपन इट अप। यस सर, यहाँ पे है हमारे पास में इनिशियल पीएलसी, आई थिंक सो कॉर्पोरेशन का क्यों बीच में आ रहा है, ठीक है देखते हैं। फिर पॉपी पीएलसी एम्प्लॉयमेंट का पूरा सम है एंड पार्टनरशिप का सम है, इसके अंदर थोड़ा बहुत डाला हुआ है। यस, क्वेश्चन नंबर 101 में प्रॉपर होगा ऐसा कोई स्टूडेंट बोल रहा है। लेट्स सी क्वेश्चन 101, इसमें यस बिल्कुल सही बोला है सर। वॉट एवर वी हैव रिवाइज्ड प्रॉपर्टी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इनकम, इसमें सब कवर्ड है। किसका किसका सर घर पे ये सम ऑलरेडी हो चुका है? किसका किसका ये सम ऑलरेडी घर पे हो चुका है? शेल्डन 101 पेज नंबर, प्लीज पुट अप इन अ चैट बॉक्स। किसने किसने सम ऑलरेडी कर लिया है? हाँ कि ना कर, नहीं करा है, नहीं करा है, नहीं करा है, तो कितने सम्स करे आपने घर पे? हाँ, सेक्शन सी बाकी है। ओके, हर बार का ये दीपन सर करवाए ना फिर हम करेंगे। छोटे बच्चों को क्या जीवन में कभी एक्सेल शीट देखा नहीं क्या? हाँ, बात कर रहे हो यार, एक भी नहीं करा मतलब कुछ नहीं। कितने सम्स है मालूम है तुम्हें? इनकम टैक्स में सेक्शन सी के सम्स कितने, क्वांटिटी मालूम है कभी इसका? ये कोई सीजीटी आईटी के जैसा नहीं है कि चालू होते ही खत्म हो जाएगा। हैव यू सीन एनी टाइम द इंडेक्स? इनकम टैक्स कॉर्पोरेशन टैक्स का मिला के यू नो द वॉल्यूम। ये देखो, ट्रेडिंग के 4 सम्स है, सॉरी लॉसेस के 4 सम्स है, वेट के तो फिर भी गिन चुन के 3 ही सम्स है। किधर गया सीजीटी? ये रहा इनहेरिटेंस, गिल चुल के 3 सम में से आईएचटी के इनहेरिटेंस टैक्स के। आप वो कोर के बैठ सर सीजीटी आईएचटी हो गया, अरे भाई है ही क्या इसमें जो तू इतना बड़ा अचीवमेंट लेके बैठ रहा है? सर हो गया मेरा सीजीटी आईएचटी, भाई गिन चुन के 3 तो सम दिख रहे हैं मेरे को सीजीटी आईएचटी में, इसमें क्या करा तूने? अगर हिम्मत है तो इनकम टैक्स के सम खत्म करके दिखाना और लेके बैठो दीपन सर करवाए फिर करेंगे हम।
तो फिर घर पे करते क्या हो, घर पे क्या करते हो? तो अगर एग्जाम किट का सेक्शन सी नहीं करा, डोंट टेल मी सर सेक्शन ए भी करा, भाई सेक्शन ए बी इज नॉट अ ह्यूज टास्क टू डू, तो करते क्या हो? व्हाट डिड यू डू? क्या इनकम टैक्स के अंदर क्या 2 बार रिवाइज करे, मगअप करा, देन एग्जाम किट में बस। आपको याद है मैंने जब आपको जब सिलेबस खत्म कर रहे थे ना, तब मैंने एक थोड़ा प्लानर दिया, याद हो तो? आई हैव गिवन यू अ प्लानर कि फ्राइडे सैटरडे में लेक्चर रखूंगा, बराबर है, थर्सडे आपको ऑलरेडी सेक्शन सी के सम करके आने हैं। मेरे प्रैक्टिस सेशन से पहले भी सेक्शन सी के सम्स आपको सॉल्व करने हैं, और मेरे प्रैक्टिस सेशन हो जाने के बाद भी सेक्शन सी के सम्स करने हैं। और उसमें आपको क्या दिखना चाहिए? इंप्रूवमेंट। आप तो खाली हाथ आए हो। क्या मैंने ऐसा नहीं बोला था क्या कि मेरे प्रैक्टिस सेशन में खाली हाथ आना? क्या मैंने ऐसा बोला था? मैंने बोला था कि नहीं बोला था? मेरे प्रैक्टिस सेशन पे आने से पहले अगले दिन सेक्शन सी खुद से करके आना। कौन था जो मेरे से ये प्लानर लेने आया था ना, मैंने उसको भी बोला था पर्सनली, आई थिंक सो। हाँ, करा था कल। क्यों? तो फिर मेरे केबिन में क्यों आया था एडवाइस लेने के लिए? अगर हम एडवाइस माननी नहीं है तो फिर क्यों आया था? तेरा वो डाउट था, तेरे को सेम एडवाइस दिया, वही मैंने सोचा वही सेम एडवाइस पूरे क्लास को दे देता हूं। इन लोगों ने तो मेरे से एडवाइस मांगा भी नहीं था, फिर भी मैंने दिया था। तूने तो मांगा था और दिया था मैंने एडवाइस। डन। ट्रेडिंग लॉस, यस सर। ऑनलाइन में से एक स्टूडेंट बोला है कि सर मेरा सेक्शन ए बी सी और सब कुछ हो चुका है, अनटिल द ट्रेडिंग लॉस तक उसने सेक्शन सी भी कर दिया है। चलो, यू आर अ स्पून फीडिंग वाला बंदा यार, आप मेरे से एक ही चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो, स्पून फीडिंग, एंड मैं वो उन लोगों में से नहीं हूं। क्या दिया हुआ है सर? शेल्डन कंपनी, शेल्डन नहीं, शेल्डन इज अ पर्सन इज एम्प्लॉयड बाय द लुक लिमिटेड, लुक लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है कि पब्लिक कंपनी है? पब्लिक कंपनी है। बीटी नहीं पढ़ा? हाउ डू यू आइडेंटिफाई प्राइवेट और पब्लिक? पब्लिक कंपनी है तो पीएलसी लिखा होता है। तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द टैक्स ईयर 25-26, बढ़िया है। ल्यूक लिमिटेड पेड शेल्डन ग्रॉस एनुअल सैलरी, सर बढ़िया है, 1,26,000 रॉ फिगर है कि इसके ऊपर कुछ करना है अपने को? क्या करना है? हाँ, मतलब इसके ऊपर कोई प्लस माइनस एडिशन वो नहीं, 1,26 एज इट इज रखेंगे, सीधा छाप लेंगे बुक में। सर अब आया सर इंटरेस्ट फ्री लोन, या इसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड बेनिफिशियल लोन का वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। कितनी अमाउंट का है? क्या बात है, बाप रे बाप, 80,000 का है। ठीक है। शेल्डन रीपेड 8,000 ऑफ द लोन ऑन 31 जनवरी। सर मेरे को ड्रॉइंग बनाना पड़ेगा इसका। ठीक है, चलो, इसलिए मैंने बोला था रफ पेपर अपने पास में रखिएगा। द टैक्सेबल बेनिफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन इज कैलकुलेटेड यूजिंग एवरेज मेथड। क्या बात है सर, मजे ही मजे। तो ड्राइंग तो तब बनाना पड़ता ना जब प्रिसाइज मेथड यूज हो रही हो, यहाँ पे तो एवरेज मेथड यूज हो रहा है। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कोई वर्किंग नोट तो अब चाहिए मेरे को। थ्रू आउट द टैक्स ईयर 25-26 शेल्डन हैड द यूज ऑफ लुक लिमिटेड कंपनी जिम। अब जिम प्रोवाइड करना वो कहाँ यार? ठीक है, कंपनी जिम इज ओनली ओपन टू एम्प्लॉइज एन एनुअल कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉई प्रोवाइडिंग अ बेनिफिट इज 670 पाउंड। ठीक है सर, मैं बार बार बोलते आ रहा हूं कि यू कांट वेट कि आप 100% मगअप कर लो उसके बाद एग्जाम किट हो करो। आपको 80% कंटेंट मगअप होना चाहिए, आप फिर एग्जाम किट चालू कर दो। बचा कुचा 20% जो आप अच्छे से मगअप नहीं करके बैठे हो, वो अपने आप प्रैक्टिस से मगअप हो जाए। किससे? प्रैक्टिस से। तो प्लीज 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 एग्जाम किट को डीले मत करिए।
जस्ट बिकॉज कि सर अभी भी मेरा मगअप नहीं, पूरा मगअप मत कर भाई, 80% हो रहा है ना, इंपोर्टेंट हो रहा है ना मगअप, डन। तो अभी अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करके सर थर्ड एडजस्टमेंट में क्या आया, जिम। मेरे को भी याद नहीं, आपको भी याद नहीं है सर, जिम एग्जाम बेनिफिट में आता है कि टैक्सेबल बेनिफिट में आता है, खोल दो बुक और देख लो। दिस इज हाउ द एग्जाम किट इज सॉल्व्ड। एग्जाम किट इज नॉट योर परीक्षा, एग्जाम किट इज योर लर्निंग। ये बस इससे से सीखने को मिलता है। दूसरा याद रखना, जहां पे फंसेंगे ना वही चीज याद रहेंगी। जिम का एडजस्टमेंट आया, बराबर है, नहीं रिकॉल हो रहा है, बुक में देखना पड़ा, डन। लाइफ टाइम तक याद रहेगा। जिम एग्जाम पे आता है कि टैक्सेबल में आता है, देखो बुक उठाओ, स्टडी टेक्स्ट उठाओ या समरी नोट्स उठाओ, यस। लर्निंग इसी को बोलते हैं सर, एक सम सॉल्व करने में जब आप आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा बिताते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ आता नहीं है, और ये होगा फटाफटा। अभी तो वो, यस, क्या है? हाँ तो जोर से तो बोल जरा, मैन जी तेरे को माइक दे दूं मैं अपना, और और जोर से बोल। हाँ, टैक्सेबल बेनिफिट में आता है, डन। कॉस्ट टू एम्प्लॉयर 670 पाउंड, डन, ठीक है। थ्रू आउट द टैक्स ईयर लुक लिमिटेड, और गलती से सपोज आपने उसको एग्जाम मान लिया होता ना, तो ज्यादा से ज्यादा आधा या 1 मार्क जाता। हाँ, कोई टेंशन ना लीजिएगा, नो वन शुड बी वरीड। सर क्या करूं, मेरे को तो आता ही नहीं, एग्जाम में अगर ऐसा सिचुएशन है तो एग्जाम में तो बुक नहीं खोल पाऊंगा, है ना। तो क्या करेंगे एग्जामिनेशन में, अगर कोई ऐसा एडजस्टमेंट आ गया जो आपका आता ही नहीं है, खाली छोड़ के आओगे या तुक्का मार के आओगे, बोलो। खाली छोड़ के थोड़ी ना आना है, तो 0 ही मार्क मिलेगा, बट तुक्का मार के आए 50% चांस है। अब आप बड़े हो चुके हो, अब आप मैच्योर हो चुके हो, इतना खुद से इंटेलिजेंस यूज करना पड़ेगा एंड समझना पड़ेगा, इट इज अ पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस, कि नॉट एवरीथिंग विल कम फ्रॉम अ बुक। कुछ आउटसाइड ऑफ द बुक का कुछ ना कुछ नया आएगा, तो अब क्या करोगे, फंसोगे तो हथियार डाल दोगे क्या, रहने देते हैं सर, अगली अटेम्प्ट में देखेंगे। तो जीवन पर अटेम्प्ट देता रहेगा, कभी भी बुक में से पेपर आएगा ही नहीं, डन। तो हथियार डालने का सवाल ही नहीं है, बीच बीच में क्या करना पड़ेगा, वो आधे एक मार्क का रिस्क लेना पड़ेगा, तुक्का मार के आना पड़ेगा। लुक लिमिटेड प्रोवाइडेड शेल्डन विद लिविंग अकोमोडेशन, बढ़िया सर, अपने को अकोमोडेशन बेनिफिट का करना पड़ेगा, बट देखो ना अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, यस बोला गया है, तो कंपनी इज परचेज्ड प्रॉपर्टी ऑन 1 जनवरी 2024, मतलब अभी अभी रिसेंटली, लेस देन 6 years का गैप है। एज वेल एज कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन इज हाउ मच, 5,40,000, 5,40,000 अकोमोडेशन का कॉस्ट है। इट इज एन एनुअल वैल्यू ऑफ 14,000। चलिए सर, मेरे को प्रोफर्मा अपने आप माइंड में है ना, रिकॉल हो रहा है। हाँ, शुरुआत होती थी एनुअल वैल्यू में, फिर आता था, बोलो। हाँ, एडिशनल बेनिफिट सर, तुरंत अकोमोडेशन बेनिफिट आते ही उसका प्रोफर्मा सामने आना चाहिए, उसके सारे के सारे रूल्स सामने आ जाने चाहिए। वैसे आंख बंद करो और सामने अकोमोडेशन बेनिफिट दिखे, आंख बंद करते हो तो भगवान का मूर्ति कैसे रिकॉल होता है, वैसे आपको टॉपिक रिकॉल होते हो सर। उसके अलावा क्या बोल रहे हैं, शेल्डन पेज लुक 250, तो इस 250 के बाद जो मेरे को कंट्रीब्यूशन, जो लोग अभी फिजिकल एग्जाम किट लेके आए हैं, अगली बार से फिजिकल एग्जाम किट नहीं चाहिए मेरे को। एग्जामिनेशन में क्या फिजिकल क्वेश्चन होगा क्या, बोलो। एवरीथिंग विल बी ऑन अ सॉफ्ट ना, तो यू हैव टू मेक एन हैबिट कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है हार्ड कॉपी से या सॉफ्ट कॉपी से, सॉफ्ट कॉपी से, डन। हम तो अगली अटेम्प्ट से रूल लेके आने वाले हैं शायद से, कि एवरी स्टूडेंट विल गेट एग्जाम किट का सॉफ्ट कॉपी, उसी का स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। कॉर्पोरेट लाइफ में जाओगे क्या, हर एक चीज का प्रिंट निकालोगे क्या, बड़ी बड़ी कंपनी पेपर लेस हो चुकी है, उसने अपनी कंपनी में से प्रिंटर हटा दिए हैं,
तो यू हैव टू यूज द सॉफ्ट कॉपी ओनली। कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन के बाद रनिंग कॉस्ट है ना, बट वो भी कौन पे कर रहा है सर, हमारा कंपनी पे कर रहा है, तो ये भी तो बेनिफिट हुआ, टैक्सेबल बेनिफिट। 850 इज आल्सो योर टैक्सेबल बेनिफिट। सर बेटर, मेरे को अगर कॉन्फिडेंस आ रहा हो ना, तो मैं तो क्या करता पता है, इस सम के अंदर मैं एक, देखो मेरे को ऐसा लग रहा है सम देख के कि ये पूरा का पूरा अकोमोडेशन बेनिफिट का फंडा है। मैं क्वेश्चन पढ़ते जाता और साथ साथ में अकोमोडेशन बेनिफिट का वर्किंग नोट बनाते जाता, है कि नहीं? सम स्टूडेंट गेट्स दिस मेथड ऑल्सो, कि वो है ना ऐसा नहीं करते कि सारा सम एक बार पढ़ लेंगे फिर जाके लिखना चालू करेंगे। सम स्टूडेंट्स विल रीड सॉल्व। ठीक है, तो आपको जो मेथड जमे वो आप देख लो। मेरे को अभी ऐसा फील आ रहा है कि मेरे को है ना एडजस्टमेंट पढ़ के वर्किंग नोट साथ साथ में ही बना देना चाहिए। ये मेरी खुद की चॉइस है। पहले पूरा पढ़ लेते। प्रॉपर्टी वाज फर्निश्ड बाय लुक एट अ कॉस्ट ऑफ 20,000 व्हेन शेल्डन फर्स्ट मूव्ड इनटू द प्रॉपर्टी ऑन 1 जनवरी। ठीक है, तो उस समय पे 20,000 का क्या कर लेंगे सर, इसका यूज ऑफ असेट का कैलकुलेशन आएगा ना, इंटू 20%। डन। तो बहुत सारे इसमें तो अकोमोडेशन रिगार्डिंग स्टफ है। लेट्स डू इट फर्दर। सर मेडिकल इंश्योरेंस पे करा हुआ है, मुझे लग रहा है कि ये तो है ना एग्जाम करना चाहिए, है ना, तुक्का। yes. If Sheldon had arranged the medical insurance himself, it would have, but ये तो सर exempt kind of the stuff है, तो अभी तो इसको क्या इग्नोर मारा है भाई। यस, किसने बोला नो सर, मतलब समझा नहीं। 500 पाउंड तक है, लुक लिमिटेड हैज पेड। पक्का देखा तो ना, क्या बोला है, बोल। ठीक है, पर मेडिकल इंश्योरेंस लेना उसमें लिखा है, ये इंश्योरेंस है। ऑल दी स्टूडेंट्स, इतना इंटेलिजेंस आ चुका है, अपने टेक्स्ट का सिलेबस खत्म हो चुका है। कहीं पे फंसो तो आपको क्रॉस वेरीफाई करना खुद से आना चाहिए। देखो मेडिकल इंश्योरेंस रूल क्या बोल रहा है। हाँ, पूरा इंग्लिश पढ़ो, बोलो जरा। मेडिकल ट्रीटमेंट है ही नहीं है। नोवेल नहीं पढ़ रहा है यार तो। चलिए पेज नंबर बोल दे भाई। 140। यस, एग्जम्प्ट बेनिफिट्स वाज द वन ऑफ द टॉपिक जिसके लिए हमने क्या बोला हुआ था सर, एग्जाम के जब करेंगे तब उसमें से जो जो चीज अपने को रिपीटेटिव मिलेंगी वैसे वैसे मगअप कर लेंगे। ठीक है, यस। नहीं, आप ये 500 वाला रूल यहाँ पे थोड़ी ना अप्लाई कर सकते हो। ये थोड़ी ना इंश्योरेंस के बारे में है, ये तो मेडिकल ट्रीटमेंट। आप बीमार हुए तो आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर के पास जाना होगा। इंश्योरेंस अलग है और डॉक्टर के पास जाना अलग है। क्या बोला, मेडिकल इंश्योरेंस। तो वर्ड बाय वर्ड जाना पड़ेगा ना यार तेरे को। हाँ, तू 500 देख के बोले हाँ हाँ है सर, है, पर वो वर्ड अलग है। वो वर्ड क्या है, मेडिकल टैक्सेशन इज ऑल अबाउट वर्ड बाय। तो इधर देख तो सही यार, मेडिकल इंश्योरेंस क्लियर कट लिखा है, फॉर ट्रीटमेंट एंड मेडिकल सर्विस वर नीडेड फॉर ट्रीटमेंट अराइजेस व्हाइल अब्रॉड इन द परफॉर्मेंस एम्प्लॉयमेंट। सर यहाँ पे प्रॉब्लम ये एग्जम्प्ट तभी ना तभी है जब हमारा मेडिकल इंश्योरेंस लिया हो अब्रॉड के। यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो आई थिंक दिस शुड बी अ टैक्सेबल वन, है ना। और कोई तो इंश्योरेंस का है नहीं, बाकी तो ट्रैवल वगैरह का है, अकोमोडेशन का है, पेंशन का है, डन। तो ये तो टैक्सेबल हो जाना चाहिए। कॉस्ट टू एम्प्लॉयर ले लेंगे 890 विल बिकम अ टैक्सेबल वन। Sheldon incurred a business expenditure for 600 during the tax year which was reimbursed by look। तो इसका मैं क्या करूं, मैं तो कुछ नहीं करूंगा, मैंने कुछ खर्चा करा, एम्प्लॉयर ने मेरे को वो रीइंबर्स कर दिया, इसमें मेरा बेनिफिट क्या हुआ, कुछ नहीं।
लुक लिमिटेड डिडक्टेड इनकम टैक्स ऑफ 60560 अंडर पेई। पेई मतलब क्या, हम जिससे कमाते जाते हैं उसमें से टैक्स कटते जाता है, ठीक है, तो वो भी हम आएंगे सबसे लास्ट में। बट अभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वर्किंग नोट दैट वी हैव टू टैकल इज द ओनली, मैं थोड़ा यहाँ पे पहले तो हेडिंग दे देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर है ना, है ना, Yes, yes. 101 बराबर है। आप थोड़ी देर बाद लिखिएगा, इट्स ओके, थोड़ी देर बाद लिखिएगा आपने फटाफट जरा पर। एज वेल एज एक और चीज याद रखिएगा, इफ यू वांट यहाँ पे भी आप नीचे नामकरण कर सकते हो, ठीक है, ये नीचे दिख रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड पे, नीचे लिख रहा हूं मैं, कौन सा नाम है, क्वेश्चन नंबर 101। डन। अब अगला सम करेंगे तो उसकी बाजू वाली शीट में करेंगे, दिख रहा है नीचे लेफ्ट साइड नीचे, यस, ओके, ठीक है। अब इसका हेडिंग देना पड़ेगा, व्हाट वी हैव बीन आस्क्ड सर, क्वेश्चन में पूछा क्या है वो देखना पड़ेगा मेरे को एकदम, एक बार जरा कैलकुलेट इनकम टैक्स पेएबल बाय शेल्डन। मैं तो उल्टा क्या करूंगा, मैं थोड़ा अगर कंजूस इंसान हूं ना, ठीक है, तो मैं इधर कॉपी करूंगा और इधर पेस्ट करूंगा, शॉर्टकट मेरे को, ठीक है, मेरा यहाँ पे क्या कॉपी कर लिया मैंने, इधर पेस्ट कर दिया। अरे कैसे पेस्ट हो रहा है, वेट अ मिनट, ये भाई तू समझना यार मेरी बात। हाँ डन, आ गया फाइनली। एक मिनट, गलती से डन, इनकम टैक्स पेएबल, इसको बोल्ड कर देंगे बाय शेल्डन। इस पूरे सब में करने क्या वाला है वो हेडिंग, जैसे आप पीएनएल बनाते हो तो कैसे पीएनएल को हेडिंग देते हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, है ना, तो वही सेम चीज मैंने करी सर। ऑब्वियसली इसके पहला तो सर पर्टिकुलर्स होगा एंड देन उसके बाद एनएसआई एसआईडीआई होगा, बट इन दिस सम एज आई नो पर्सन हैज एनएसआई राइट ना, सेफर साइड अगर लिखना है तो एसआई और डीआई कर सकते हैं। देखो जो इंसान है ना क्वेश्चन पूरा का पूरा एक बार पढ़ लेगा एंड देन आंसर लिखने जाएगा ना, तो वो एक्चुअली प्रेजेंटेशन वाइज थोड़ा बेटर रहेगा। मैं जो अभी सम सॉल्व करने की ट्राई कर रहा हूँ ना, थोड़ा तुक्केबाजी पे कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने अभी तक पूरा सम पढ़ा। तो देखो दोनों टेक्निक के अपने अपने फायदे हैं, आपको जो जमे वो। यस, फर्स्ट वुड बी एक और चीज आप ध्यान दे रहे हो, देखो मैं साथ साथ में थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट जगह पे, जहां पे कैप्स यूज करने वहां पे कैप्स यूज कर रहा हूँ। कैप्स, कैप्स समझते हो ना, कैपिटल, या ओके, तो ऐसा नहीं बस छापते जाओ जैसा ले, ऐसा नहीं, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरा इनकम कौन सा है, बट ऑब्वियसली चल ऊपर नीचे लिख दिया सर, अभी मेरे को मालूम नहीं है। देन लास्ट रहेगा अपना टोटल, इसके बाद क्या आएगा आई डोंट नो, आई विल हैव टू लीव अ स्पेस अ लिटिल बिट, मेरे को अच्छा खासा इधर स्पेस डालना पड़ेगा, क्योंकि इधर जो कुछ भी आएगा उसको क्या बोला जाएगा, टोटल इनकम। रिलीफ शायद होगा नहीं, ठीक है, रिलीफ है नहीं, तो फिर भी इफ यू वांट यू कैन, अगर आपके पास समय है तो लिख सकते हो रिलीफ, नेट इनकम, नेट इनकम के बाद का जब स्पीड में टाइप करते हो तो थोड़ा थोड़ा बीच में मिस्टेक्स होते रहेंगे, इट्स अ पार्ट, ठीक है, वो मेरे से भी होता है, सबसे होता है। यस, और एग्जामिनेशन के अंदर होगा क्या, कीबोर्ड आपका खुद का घर लेके नहीं जा सकते ना, उधर उनका कीबोर्ड होगा, तो उसके कारण थोड़ा बहुत तो वो टाइपिंग में अनकंफर्टेबलनेस आएगा ही आएगा। इसलिए हम बच्चों को बार बार बोलते हैं कि एमसीक्यू एमटीक्यूज के अंदर नो डाउट अपने को मार्क्स ग्रैब करने हैं, ठीक है, बट सेक्शन सी में भी एक दिक्कत आने वाला है, और वो है कीबोर्ड के साथ में एडजस्ट होने का, वो प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। टैक्सेबल इनकम आने के बाद यू विल अगेन हैव टू मेक श्योर दैट यू गिव हेडिंग ऑफ इनकम टैक्स पेएबल, ठीक है, ये वर्किंग नोट रहेगा, मतलब वट एवर यू, ये इट इज ऑल्सो मेन आंसर। सर इसके अंदर हम इनकम टैक्स पेएबल पूरा कंप्यूट कर लेंगे और उसके लिए थोड़ी स्पेस छोड़ रहा हूँ।
then we will start doing what? Working notes. Again I will do it. वो जितना हो पा रहा है प्रेजेंटेशन इजीली उतना साथ साथ करते जा रहे हैं, नथिंग एल्स. इतना तो कर ही सकते हैं अपन. बोल्ड. सबसे पहला वर्किंग नोट वुड बी कौन सा रखेंगे? देखो तो जरा. हाँ, लोन है ना. अब इतना टाइपिंग प्रैक्टिस आपका हो गया होना चाहिए कि आपको टाइप करते वक्त कीबोर्ड को ना देखना पड़े. उतना प्रैक्टिस टाइपिंग का करना पड़ेगा कि उंगलियां सबकॉन्शियसली चले. समझ में आ रहा है? और वो अगर नहीं हो रहा है तो प्रैक्टिस 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 से ही होगा. ओके. बेनिफिशियल लोन एवरेज मेथड है तो स्टिल ये अपना इंटेलिजेंस है. ब्रैकेट में लिखना है तो लिख सकते हो. डन. ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितने हजार का लोन लिया था आपने? 80,000 का. क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऑब्वियसली सर 80,000 माइनस 8,000. मैंने मैन्युअली 72 नहीं लिखा. जहां जहां पे अपने को याद आ रहा है कुछ बेसिक गोल्डन रूल्स याद रखने के सर. प्रेजेंटेशन थोड़ा डिसेंट होना चाहिए. ठीक है. सेकंड थिंग फॉर्मूला जितने यूज कर सकते हो उतने करो, जितने यूज हो सकते हो उतने. ठीक है. एवरेज आउटस्टैंडिंग ये रहेगा प्लस ये रहेगा और दोनों का एवरेज मतलब डिवाइड बाय. देन तो मुझे ऐसा इंटेलिजेंस बैठ रहा है थोड़ा थोड़ा कि एक्चुअली है ना, ये भाई रुकना, मेरे को इन दोनों को ब्रैकेट कर देना चाहिए. दोनों चीजों का सम टोटल ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज एंड देन डिवाइडेड बाय 2. पहले ये दो सम हो जाए उसके बाद ही डिवाइड बाय 2 होना चाहिए. देन आई विल एंटर इट. देन एवरेज आउटस्टैंडिंग. सर अभी भी ये खत्म नहीं हो, ये तो एवरेज आउटस्टैंडिंग निकला. अब करेंगे इंटरेस्ट एज पर. आप दोनों कर सकते हैं. पहले HMRC लिखते हैं, HMRC एंड देन लेस. एज पर एम्प्लॉयर. बोलो HMRC का इंटरेस्ट कितना रहेगा इसके ऊपर? 3.75%. पूरे साल इसने लोन लिया था कि नहीं चेक करो ना जरा एक बार क्वेश्चन में, क्योंकि परसेंट आया तो मेरे को थोड़ा डाउट आ रहा है. पढ़ रहे थे तब उतना ध्यान नहीं दिया. 1 अगस्त है ना. देखो दिमाग इधर रखेंगे और जहां कहीं पे भी मेरे को डाउट है ऐसा परसेंटेज है कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरे साल ना हो. तो किनो महीने कितने हैं? 8/12. डन. इनटू ब्रैकेट स्टार्ट 8/12. सर एवरी सम यू कैन नॉट डू. हर चीज मगब तो हो नहीं सकती. इंटेलिजेंस और दिमाग उस समय पे चालू रखना पड़ेगा. यस. मेरे को जब जब परसेंटेज आता है ना साला मेरे को डर लगता है टाइम अपॉर्चुनमेंट. एम्प्लॉयर को कितना पे कर रहे हैं? इंटरेस्ट फ्री लोन है क्या ये? डन. तो इधर तो 0 आएगा. तो फाइनली यू गॉट फॉर्मेलिटी. तो फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है सर, फॉर्मूलाज भी लिखना पड़ता है, एवरीथिंग प्रेजेंट करना भी पड़ता है. ठीक है. बेनिफिशियल लोन बेनिफिट. डन. एक वो हो गया. सेकंड है कौन सा है? अकोमोडेशन. डन. इट स्टार्ट विथ व्हाट वैल्यू सर? कोई कोई स्टूडेंट्स एक्सेल शीट में टाइप करते हैं तो सारी चीजें कैपिट्स में लिख देते हैं. ओ भाई आपको बार बार दिखा रहा हूं कि हाउ इट शुड बी. ओके. पास्ट में ऐसा बहुत बार हुआ है. सारी चीजें स्मॉल में, सारी चीजें कैप्स में. भाई हलवा है क्या तेरा घर का? तो थोड़ी ना चलेगा इधर.
कि तू जैसे करे वो सब चल जाएगा। ये सिर्फ आंसर आना इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा डिसेंट लुक देना पड़ेगा। एनुअल वैल्यू कितनी बोली है? हाँ, एक और चीज आपने नोटिस करी, मैं अगर ए बी और सी तीन कॉलम छोड़ के चौथी कॉलम में अमाउंट लिख रहा हूं ना, तो आई विल मेक इट स्टैंडर्डाइज कि मेजोरिटी जगह में मैं चौथी कॉलम डी कॉलम के अंदर ही सारी अमाउंट लिखूं। जैसे यहां पे मेरे से गलती हो गई है, दिख रहा है, ये सी कॉलम में मैंने अमाउंट लिखी है, इधर आना चाहिए, तभी तो ये डिसेंट लगेगा, एक स्पेसिफिक अलाइनमेंट दिखेगा कि सारी अमाउंट इसी रो में। तो डिसेंसी है ना सर, वो आपको फील करना पड़ेगा। ये चीज मैं मगअप नहीं करवा सकता कि चौथी रो में अमाउंट आनी चाहिए। ये आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे यहाँ पे है ना टाइपिंग में बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए, एक काम करता हूं अमाउंट को सभी को चौथी या पांचवी या छठी कॉलम में लिखता हूं, लिखो छठी कॉलम में लिखो, बट इट शुड बी नीट एंड क्लीन, इट शुड लुक गुड एंड इट शुड बी अलाइन्ड। अग्री? यस। एनुअल वैल्यू के बाद क्या करेंगे? सर मुझे ऐसा लग रहा है कि एडिशनल बेनिफिट में इसमें कुछ खास है नहीं, है ना। मैं चाहूं तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकता हूं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन? 5,40,000। जीरो टाइप करने में ध्यान रखने का, अभी गलती से मेरे एक एक्स्ट्रा जीरो लग जाता, इनटू करते हैं 3%, लेस 75,000, डन, ब्रैकेट क्लोज, डन। सर क्यों पता है? क्योंकि इसमें वो कैपिटल इंप्रूवमेंट्स नहीं है, वो लेस देन 6 इयर्स, मोर देन 6 इयर्स, वो वाला फंडा याद है? ठीक है, तो सी इफ देर इज सम कॉम्प्लेक्सिटी तो वर्किंग नोट इज मैंडेटरी, बट इफ एनीथिंग इज वेरी सिंपल कोई वर्किंग नोट ज्यादा चाहिए नहीं। मुझे लग रहा है कि एडिशनल बेनिफिट बहुत ही सिंपल है, मैं सीधा फॉर्मूला में डाल दूंगा तो चलेगा, तो बस आपका इंटेलिजेंस यूज करके इसका डेडिकेटेड वर्किंग नोट ना बनाइए, मेरी तरह कर लीजिए, बट उसके लिए भी प्रोफर्मा तो अपने को मगअप पहले से होना चाहिए। जिसको प्रोफर्मा मगअप है वो सारा सब कुछ जानता। डन। अब बोलेगे सर हर एक सम में ऐसा करने का, भैया कुछ सम्स में कुछ एडजस्टमेंट्स इजी हो गए, जो एडजस्टमेंट्स इजी है उसका वर्किंग नोट नहीं चाहिए, जो एडजस्टमेंट थोड़े ट्रिकी है उसमें ज्यादा ही प्लस माइनस है, हेलो, ज्यादा ही प्लस माइनस वगैरह है, तो वर्किंग नोट चाहिए, एज सिंपल एज दैट। क्लियर? यस। सेकेंड थिंग, डेसिमल्स में अपने को देखो याद आया कि डिसेंसी मेंटेन करने के लिए यू हैव टू मेंटेन एवरी फिगर विद द सेम डेसिमल। अगर डेसिमल कहीं पे भी नहीं है तो ये फिगर से भी मेरे को हटाना पड़ेगा, याद रखना। बोले सर मगअप कर ले, कर लो, तेरे को जो कि डेसिमल हर एक जगह पे नहीं होने, अरे मिलियंस में हो सम तो तुम्हें दो डेसिमल रखने पड़ेंगे, तो फिर मिलियंस में सम हो तो दो डेसिमल रखने पड़ेंगे, तो डिपेंड्स ऑन अ सम है। ठीक है, लेस करेंगे सर, इसमें कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय है आई थिंक, है ना। एम्प्लॉय हर महीने कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है सर? अगेन उसका वर्किंग नोट नहीं चाहिए, बहुत इजी है, 250 इंटू 12 कि नहीं। अकोमोडेशन कितने सब देखो तो पूरे 12 महीने यूज करे कि नहीं कर रहे हैं, है ना। अगेन अब तो एक ही मल्टीप्लीकेशन है तो ब्रैकेट चाहिए नहीं, तो मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, बट हाँ अगर आपको इसमें साइन लगानी है, दोनों मेथड इज एक्सेप्टेबल। देखो ये मेथड भी एक्सेप्टेबल है, डोंट वरी। मैं इसकी चिंता इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरी आदत है हर जगह पे इधर देखो एड और लेस मैन्युअली लिखने की, ताकि कोई एग्जामिनर मेरा मार्क ही ना काट सके। देन एक देखो डिस्क्रिप्शन में मैंने एड और लेस लिखा है,
और दूसरा फिगर के अंदर साइन यूज करिए, जहां पे ऐड है उसको पॉजिटिव रखा है, जहां पे लेस है उसको नेगेटिव रखा है। उतना ज्यादा समय में भी आपके पास ना हो ना, आप सीधा लिख सकते हो। अभी अभी यहाँ पे ऐसा सीधा लिखना है, साइन वैन नहीं, ऐसा सीधा 3000 तो भी इट्स ओके, क्योंकि आगे तो लेस आ चुका है ना। 3000 नेगेटिव नहीं है तो क्या हुआ, इधर तो लिख दिया मैंने लेस। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, लेस अनअवेलेबिलिटी, accommodation benefit, just a second, बोले सर ये जीरो वाला अनअवेलेबिलिटी था, उसको भी आपने फॉर्मूला में कवर अप कर दिया। हाँ, जीरो हुआ तो क्या हुआ, फॉर्मूला के अंदर वो आएगा, मतलब आएगा, ये भी याद रख लेना। बोले क्या फर्क पड़ता है भाई, जो पेपर चेकर है ना वो चेक करता है। और सेकंड थिंग, चलो अभी तो आपका आंसर आ गया, बाद में याद आ रहे सर यहाँ पे तो पूरे साल अनअवेलेबिलिटी, सॉरी इसमें 2 महीने अनअवेलेबिलिटी है, आपने इधर डाला 500 रुपया, तो ये फाइनल आंसर अपने आप मॉडिफाई होता होना चाहिए ना, बराबर है। सो फॉर्मूलाज के अंदर जीरो वाले फिगर को भी रखना ही रखना है, आलस मत करना, रे जीरो है क्यों उसको फॉर्मूला में रखे, नो रखना है, तभी एक परफेक्ट फॉर्मूला बनाएगा। आफ्टर दैट सर अकोमोडेशन बेनिफिट के बाद छोटे मोटे जिम बेनिफिट वगैरह है, उसके लिए कोई वर्किंग नोट थोड़ी ना चाहिए। जिम बेनिफिट के लिए, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए थोड़ी ना कोई वर्किंग नोट चाहिए, तो वो तो देख लेंगे। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन में, अभी एम्प्लॉयमेंट में कुछ चाहिए नहीं चाहिए, है ना, नहीं, एम्प्लॉयमेंट इनकम इज डिसेंट। मैं देखो थर्ड वर्किंग नोट बना रहा हूं, टोटल टैक्सेबल एम्प्लॉयमेंट इनकम, डन। ग्रॉस सैलरी कितनी है बंदे की, जस्ट अ सेकंड, सर उन लोगों ने इधर दिया होगा 1,26,000, क्या बात है, 1,26,000 में से 60,000 का तो उसने टैक्स भर के रखा है यार, हाँ? मेरे को ये तो विश्वास नहीं हो रहा है, गजब, छोड़ो। और ये ग्रॉस या नेट नहीं है, मतलब ये उसको 126 में से ऑन हैंड कितना होगा, 126 में से 60,000 का तो टैक्स कट चुका है ना, 60,560 का, तो नेट सैलरी वुड बी ऑन हैंड। ठीक है, 126 में से अपने ग्रॉस सैलरी में से ऐड करेंगे सारे के सारे बेनिफिट्स, जैसे कि अकोमोडेशन बेनिफिट, फिर ऐड करेंगे बेनिफिशियल, फिर ऐड करेंगे जिम बेनिफिट, जिम टैक्सेबल ही था ना, पक्का। फिर आता है मेडिकल इंश्योरेंस, डन। सर कुछ मैन्युअल नहीं लिखना है, इज इक्वल टू करके जहां पे अपने को फिगर है उसको वहां पे चले जाना है, ये फिगर अकोमोडेशन बेनिफिट का, एंटर, इज इक्वल टू बेनिफिशियल लोन, किधर गया फिगर, ऊपर, ये रहा 1900, एंटर। सर जिम बेनिफिट कितने का मिल रहा है अपने को, कॉस्ट टू एम्प्लॉयर ही जाना है ना, 670, पेड बाय, पेड बाय, ऐसा है, लेट मी सी, कोई बोल रहा है कि जिम मेंबरशिप पेड बाय एम्प्लॉई है। Sheldon had used the company gym. The company gym is only open to employees and annual cost per employee to company providing this benefit. लिखा तो है, किसने बोला एम्प्लॉई ने पेमेंट करा है, नहीं, कंपनी का ऑलरेडी एक जिम है जो वो अपने एम्प्लॉय को फ्री में यूज करने को दे रहे हैं, तो वो एग्जाम हुआ, तो फिर जीरो, इसलिए तो फिर ये एग्जाम बेनिफिट होगा, तुमने ढंग से चेक करा,
हाँ, तुम उसका सजेस्टेड आंसर देख लो, आपको वहां पे जिम बेनिफिट, यस, आई रहा स्पोर्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल टू एम्प्लॉय जनरल, ये रहा, ये जिम ही तो हुआ स्पोर्टिंग फैसिलिटी। डन, रिक्रिएशनल और स्पोर्टिंग फैसिलिटी, डन। तो उसके बेसिस पे उन लोगों ने जिम बेनिफिट को क्या रखा होगा, इसके बाजू में लिखना है तो लिखिए, कप्लान में जाके 139 पेज नंबर पे जाके वर्क प्लेस फैसिलिटीज में यहां पे लिख दीजिए जिम बेनिफिट एग्जाम। मुझे भी लग रहा था ये एग्जाम ही होना चाहिए। क्या हुआ, हो गया? तो भैया जिम बेनिफिट में तो फिर यहाँ पे कुछ अमाउंट ही नहीं आएगा, जीरो, बट लिखना नहीं है, ऐसा नहीं है, ओके ठीक है, जीरो। मेडिकल इंश्योरेंस तो पूरा लिखेंगे ना, कितना है 890। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में कोई बेनिफिट्स नजर में आ रहे हैं, फिर से देखिए जरा एक बार, आ गया बेनिफिशियल लोन, आ गया जिम, आ गया एकोमोडेशन, अरे ये रहा ना, रनिंग कॉस्ट टोटलिंग 890 वर पेड बाय, तो ये भी तो आएगा, एक्सपेंसेस कनेक्टेड विथ अकोमोडेशन करके, है ना, और फर्नीचर भी तो यूज करा है सर, फर्निश, तो दो और चीजें आने वाली है। क्या हुआ? रनिंग कॉस्ट, अभी देखो गलती से मेरे यहाँ पे है ना, जोश जोश में फर्नीचर का ऐप स्मॉल रह गया ना, थोड़ा सा मिस्टेक चल सकता है, एग्जामिनर उसके लिए पनिश नहीं करेगा, हाँ। तो अभी फ्लो फ्लो में कुछ हो गया थोड़ा बहुत ऐसा, तो कोई इतना स्ट्रेस नहीं लीजिएगा, ट्राई टू डू इट डिसेंट, बीच में टाइपिंग में गलती हो रही है, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया तो हो गया। फर्नीचर है 20,000 का इंटू 20%, बट थ्रू आउट द ईयर यूज हुआ है कि नहीं हुआ है ना, दैट तो ठीक है 4,000। एंड रनिंग कॉस्ट का तो रेडीमेड फिगर अपने को कितना है, हाँ 850, तो मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट दिस इज डन। सारे फिगर्स को हम सम टोटल करते हैं, चेक कर लीजिए एम्प्लॉयमेंट इनकम इतना आया कि नहीं, या तो टोटल टैक्सेबल एम्प्लॉयमेंट इनकम या चलेगा। सारे के सारे इनकम को मैंने जोड़ दिया, जिसमें से वर्किंग नोट सिर्फ इन दोनों की बनाई थी। इफ आई वांट आई कुड हैव रिटन हियर वर्किंग नोट नंबर 2, इधर आई कुड हैव रिटन, अगर टाइम बचा तो वर्किंग नोट नंबर 1। हालांकि मैंने फॉर्मूलाज में तो लिंकिंग दिया हुआ ही है, समय का सदुपयोग करते हुए आप इसको जितना मढ़ार सकते हो, जितना इसको बेटर कर सकते हो, एंड मोमेंट पे कर देना, ठीक है। सो ये हो गया सर, इसका डायरेक्टली लिंकिंग ऊपर हमारे मेन प्रोफार्मा में हो गया, याद आओ एम्प्लॉयमेंट इनकम आया इज इक्वल टू, नीचे जाएंगे जहां पे एम्प्लॉयमेंट इनकम कंप्यूट हो चुका है उसको क्लिक करेंगे, एंटर, अगेन डेसिमल्स को हम शैल वी, ओके। अब तो सीधा सर प्रॉपर्टी इनकम को पढ़ने की तरफ जाते हैं। शेल्डन ओन्स 12 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज विच आर लेट आउट, भाड़े पे चढ़ा दिया, तो टोटल रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर वाज 1,40,000। मतलब क्या बात है सर, वर्किंग नोट बना दे सीधा इसका, है कि नहीं? तो फोर्थ या फिफ्थ चल रहा था हमारा, फोर्थ। मेरे इस कीबोर्ड में है ना, वो पता नहीं चल रहा है कि कैप्स चालू है कि बंद है। Rent received, because we are following a cash method of accounting, rent received कितने का बोला है, 1,40,000। रिसीव्ड प्रीमियम ऑफ 45,000 ऑन अ शॉर्ट लीज, है ना, वही है कुछ, वो अपने को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है, शॉर्ट लीज प्रीमियम। शेल्डन्स एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू बिजनेस वाज कितना, 35,800। इतना सारा खर्चा कर दिया तुमने, क्या बात है।
उसमें से 2000 का खर्चा है वो रीडेकोरेशन का है। किसका है? रीडेकोरेशन का। 4000 का खर्चा है फॉर द कॉस्ट ऑफ 5 न्यू वॉशिंग मशीन। ऑल 5 न्यू वॉशिंग मशीन वर replaced washing machine which had been bought for 600 pound each in 2018। वो उससे मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है भैया। The new washing machine were similar to the ones replaced। क्या बात है सर, प्योरली रिप्लेसमेंट रिलीफ मिल जाएगा मुझे तो इसके ऊपर, है ना। 1600 फॉर लीगल फीस इन रिलेशन टू ग्रांट ऑफ 5 year लीज फॉर द फ्री होल्ड शॉप। ठीक है, तो लीगल फी है वो तो ठीक है, वो भी अलाउड ही है। 99% इट्स ऑल्सो अलाउड। जो कोई भी है वो इसी में मसला है। ठीक है, रेंट एसेट कितना बोला था आपने? 1 लाख। प्रीमियम ऑन कितना? हाँ, 45,000 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 51 माइनस n 5 डिवाइड बाय 50। तो 2 ब्रैकेट रखने पड़ेंगे, देख लो। एक 51 माइनस 5 का एक अपना खुद का ब्रैकेट और दूसरा होल 50 पूरे पूरे फॉर्मूला का एक ब्रैकेट। डन, चलाए, सही है ना फॉर्मूला? हाँ डन, ये हो गया। अब लेस करेंगे सर सम अलाउेबल एक्सपेंस लाइक रीडेकोरेशन। वही बोला है ना, कितना है रीडेकोरेशन? 2000 लेस रिप्लेसमेंट रिलीफ। सर उसका स्क्रैप वैल्यू कुछ बोला गया है कितने में? नहीं ना, तो मैं ऐसा मान लूं 4000 फॉर द कॉस्ट ऑफ 5 न्यू। मतलब एक का पांचों का मिला के इतना खर्चा है क्या, है ना? पांचों का मिला के 4000 का खर्चा कराया हमने, मान लेते। एज वेल एज इसका तो फिगर को हम इग्नोर कर देंगे, विच हैड बीन बॉट फॉर 600। डन, ठीक है। 1600 लीगल फीस, चलो भी माइनस कर दे, ठीक है। उसमें लिख देंगे इधर डन, बाजू में लिख दिया मैंने अभी। सर अभी भी कुछ एक्सपेंस बचे हैं ना, क्योंकि हमारा टोटल खर्चा तो कितना था? 35,000 समथिंग था, उसमें से हमने तो अदर एक्सपेंसेस कितना बोला आपने मेरे को? 35,800 वाज द टोटल एक्सपेंस। उसमें से कितना एक्सपेंस हमने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है, बराबर है। 2,000 एज वेल एज 4,000 एज वेल एज लीगल फी कितना था जो कंसिडर हो चुका है? 1600। डन डन। तो अब मेरा अदर एक्सपेंस रहा कितना होगा, समझ में आया? ठीक है, 28,200। सर अगर मैंने ऊपर से माइनस साइन यूज करा है तो चलो इधर भी कर लेता हूँ, 28,200 को भी माइनस साइन लगा दिया मैंने, है ना। तो चेक करिए सर क्या हुआ? 147,200। डन, दिस इज कॉल्ड अ टैक्सेबल प्रॉपर्टी इनकम। खत्म। सर ऊपर आ जाते हैं, टैक्सेबल प्रॉपर्टी इनकम इज इक्वल टू, नीचे जाएगा यस। अपार्ट फ्रॉम दैट सर एक और इनकम दिया था, देखो मेरे नीचे दिया हुआ है, मैंने थोड़ा जगह छोड़ा था ना, तो आई कुड हैव रिटन इट। इसलिए थोड़ी बहुत बीच बीच में जहां जहां पे डाउटफुल लगे ना कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा आ सकता है कंटेंट, लगा दो। कितना है डिविडेंड इनकम? 17,000 है। डन, ठीक है। रिसीव्ड डिविडेंड है, मान लेते हैं। डन, सो सीधा इसी का टोटल इनकम लिख देते हैं। सर फॉर्मूला तो प्रॉपर ही लगाएंगे हर एक का। इसी को मैं कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, ठीक है। रिलीफ कुछ है नहीं, जीरो जीरो लिखने में शर्माने का नहीं है।
बोले सर गद्दा मजूरी कर रहे हो? हाँ कर रहा हूं मैं। एक्सेल शीट में कुछ चीजें बहुत ही आसानी से हो जाती है विदाउट डूइंग एनी गद्दा मजूरी, और कुछ चीजों में सर प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए गद्दा मजूरी करनी पड़ती है। डन। अगर मेरे को गद्दा मजूरी नहीं करना था तो मैं एसआई का कॉलम ही ना बनाता, अब क्या करे, बन गया तो बन गया अभी। समझ में आ रहा है? बन गया तो बन गया, करो छोड़ो अभी। आप पीए के ऊपर आते हैं 12,570 मैन्युअली लिख देंगे, यहाँ पे 00। क्यों 00? क्योंकि मेरे को यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। हाँ तो पीए का डाउटफुल है ना, पेंशन वगैरह भी नहीं करा है उसने। बिल्कुल सही। 3,09,000 नहीं मिलेगा, माई मिस्टेक। हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ पे सर नोट लिख देंगे एक दो। हाँ क्या हुआ? बोल बोल। तो अच्छा हुआ याद दिलाया सर, देखो। डन। ठीक है, इधर सम टोटल मार देता हूँ एक बार, ताकि पता चले बंदे की टोटल इनकम है 3,26,278 का। इनकम टैक्स पेबल में आ जाता है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट लिविंग द टैक्स ऑन अवर एनएसआई, नॉन सेविंग्स इनकम के ऊपर। ठीक है, बेसिक रेट बैंड कहां से कहां तक की इनकम के ऊपर टैक्स लगाएंगे सर? 37,700 तक, 0 से लेके 37,700 तक कितना टैक्स? 20%। तो टिल द टैक्स लायबिलिटी। देन उसके बाद कहां से कहां तक की इनकम के ऊपर लगाएंगे सर? 87,440। बट हायर रेट बैंड का कैपेसिटी उतना 87,440 इंटू 40%। एंड बचा कुचा सब कुछ सर वो कहां कहां से कहां तक लगेगा? ब्रैकेट स्टार्ट 3,09,272 माइनस 125,440, है ना? हायर रेट बैंड जहां पे खत्म होता है उसके ऊपर की सारी इनकम के ऊपर एडिशनल रेट बैंड लगेगा। डन। इससे आपको एक्सेस इनकम का मालूम पड़ेगा कि मैं एडिशनल रेट बैंड में कितना इनकम मेरा फॉल कर इनटू। हाँ फिर से। हाँ सॉरी, 125 140। डन। इजी। आ गया आपका इसका भी टैक्स। अब उसके बाद नेक्स्ट डीआई, ऑब्वियसली एडिशनल रेट बैंड में फॉल करेगा, बट फर्स्ट 500 ऑफ द डिविडेंड इनकम इज टैक्स एट 0%। बाजू में लिख दो डीएनआरबी, जस्ट एग्जामिनर को मजा आ जाए। हाँ यार बराबर समझ में आ गया, डीएनआरबी अप्लाई करा इसने। कितना फिगर बन रहा है? 17। लिंकिंग ही कर देते हैं ना, ब्रैकेट स्टार्ट ऊपर है 17,000 माइनस 500 ब्रैकेट क्लोज इनटू कितना रेट है? 39.35%। इजी। डन। ये सारा का सारा टैक्स आ गया। देखो अभी मेरे यहाँ पे क्या हो रहा है सर, जगह कम पड़ गई। ठीक है, तो अभी क्या करें सॉल्यूशन? बाजू में लिख देते हैं सर, कोई बात नहीं, अब कुछ ना कुछ जुगाड़, हथियार नीचे डाल दिया, कुछ जुगाड़ बनाए तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर बाजू में मैं अच्छे से बोल्ड करके बना दूंगा, टोटल टैक्स लायबिलिटी इज नथिंग बट अ समेशन ऑफ इज इक्वल टू ये प्लस ये प्लस ये प्लस 0 प्लस सबका टोटल लेस पे अमाउंट अपने को दिया हुआ है, कितना है? 60,000। ये 560।
and this is called tax payable. You should know the difference between tax liability and tax payable. If I want, I can do both. कहीं पे भी आप फंस जाओ ना, एडिशन ना कर सको, कोई छोटा सा चीज रह जाए तो बाजू में ऑब्वियसली जगह रहती है तो बाजू में लिख दो. डन. सो वी आर डन विद दिस सम ऑलमोस्ट. सर एक दो चीजें नोट में लिखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा. जस्ट टाइम रहे तो पहला नोट, एस शेल्डन. पर्सन नहीं लिखने का, पर्सन का नाम मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है ना, तो शेल्डन लिखने का. ठीक है, शेल्डन नेट इनकम इज मोर देन 1 lakh GBP. PA will not be available. फिर इस पूरे सम में हमने जिम बेनिफिट इज assumed considered as exempt बेनिफिट. और कुछ अपने पूरे सम में कुछ assumption लिखा हो या कुछ ऐसा लिख सकते हैं, लाइक अगर टाइम है तो नो रिलीफ डिडक्शन इज गिवन, नो सेविंग्स इनकम इज गिवन. थोड़ा बहुत मैंने नोट लिख दिया. यस, बाकी तो एवरीथिंग इज डन, एवरीथिंग इज फाइन. हर एक चीज का वर्किंग नोट आ गया, हर एक चीज आ गई. सर और कुछ बचा है? सर यहाँ पे बचा है पे अमाउंट इन GBP. अगर मिलियंस में हो तो भी लिखने का अमाउंट इन मिलियन GBP या समथिंग कुछ मेंशन करना पड़ता है ना. एग्जामिनेशंस में तो आपके पास साइन अवेलेबल होगी. इसमें क्या है, इस हमारे कीबोर्ड में डॉलर्स की साइन अवेलेबल होती है. ठीक है, और ये माइक्रोसॉफ्ट के अंदर तो ये रहा है ना, आई थिंक सो मिल गया. देखो इंग्लिश, लेट मी सी, है ना. बट वो फिगर को कभी टच मत करने मत जाना. इट्स बेटर कि हम ऐसा ही कुछ लिख दें. कल हम जब प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म में जाएंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा कि GBP की साइन आती कैसे. ठीक है, एक्सेल के अंदर टूल सीखने से बेटर है सीधा प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के कुछ टूल सीख लेंगे. सो सर यही सेम सम आपको घर पे अगर रिपीट करना है तो कर सकते हो. बट अब एक काम करते हैं, कोई और सम करते हैं, आपको करने को दे रहा हूं. ठीक है, विच आई थिंक 103 नंबर का सम आपसे हो सकता है. यस, तो प्लीज डू इट. 103 ऑन योर ओन. यस, ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट है तो मैं बैठा हूं, अदरवाइज मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा. 103 के अंदर मैंने पहले बोला था, आई एम नॉट हियर टू डू एनी काइंड ऑफ स्पून फीडिंग, आई एम नॉट हियर टू टीच एनी काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स आल्सो. कॉन्सेप्ट पढ़ाने पे नहीं है, मैं तो सिर्फ प्रेजेंटेशन कैसे होता है वो दिखाने के लिए आया था. आपने क्या सीखा इसमें से? सर पूरे प्रेजेंटेशन में थोड़ा थोड़ा डिसेंसी का ध्यान रखना पड़ेगा. जहां पे बोल्ड है बोल्ड, जहां पे एडलेस लिखना है एडलेस, जो लेटर शुरू होता है कैपिटल से और फिर नॉर्मल लेटर्स आ जाना चाहिए. ठीक है, अलाइनमेंट का ध्यान रखने का. अगर पिकअप कराए कि चौथी कॉलम अमाउंट की रहेगी तो चौथी, डिसाइड करा छठी कॉलम अमाउंट की रहेगी तो छठी कॉलम. ठीक है, वर्किंग नोट जिसका कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है उसका करो. हर एक बारीक बारीक चीजें जो बहुत ही इजीली खत्म हो सकती है उसको तो आप उसी के अंदर मेंशन कर दो. डन. इतनी सारी चीजें आपने सीखी. हमने ये भी सीखा है कि पूरा सम 100% हमसे शायद ना हो, एक दो एडजस्टमेंट हमको ना आ रहे तो तुक्का लगाना पड़ेगा. तुक्का लगा के फेल हुए, ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, वो 2 तुक्का लगा तो 2 मार्क जाएगा, बाकी 18 तो मिलेंगे. तो सम को कभी रुकने का नहीं, बहुत ज्यादा सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करने का, लास्ट में क्या मार देने का, तुक्का. टाइम वेस्ट करने से बेटर है तुक्का मारना ज्यादा. ठीक है, टाइम वेस्ट होने से होता कुछ नहीं है.
जो क्वेश्चन अपने को आते हैं ना वो छूट जाते हैं, पेपर बाकी रहने का प्रॉब्लम रह जाता है, तो प्लीज डोंट डू दैट। आई डोंट नो मैन, आई थिंक सो एक आध घंटा लगाया होगा, 40-45 मिनट लगाए होंगे, ठीक है। नाउ यू डू इट, यस, एंड लेट्स सी आप कैसे कर सकते हो इसको। यस, थोड़ी देर के लिए बैठा हूं, इफ यू हैव एनी डाउट इन द क्वेश्चन यू कैन आस्क, ओके। आफ्टर दैट आपको एक खत्म करके ही घर जाना है, ये सब 103, ओके। यस यस यस, यू कैन।